नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय ज्योति तिवारी पर। हमने क्लास 6 के RBSC की राजस्थान अध्ययन की टॉपिक्स की शुरुआत करी है, जिसमें हमने इससे पहले 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं और ये हमारा तीसरा टॉपिक है, जिसका नाम है इतिहास जानने के स्रोत। कि राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है हमारे सामने है, उसके बारे में उसका इतिहास क्या है। तो सबसे इतिहास को हम कैसे जान सकते हैं? इतिहास जानने के हमें स्रोत पता होने चाहिए। इतिहास को जानने के स्रोतों को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत वे होते हैं जिनसे हमें किसी भी स्थान और घटनाओं के संदर्भ के बारे में समझने में सहायता मिलती है। पुरातात्विक स्रोतों को कई भागों में बांटा जा सकता है: अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृति या उत्खनन। पढ़ते हैं हम। इतिहास जानने के स्रोतों से राजस्थान के क्रमिक विकास का सभ्यताओं का क्रमिक विकास का अध्ययन पता चलता है। राजस्थान में जो इतिहास हम कैसे जान सकते हैं? इतिहास के जानने के अनेक स्रोत है, उसे पुरातात्विक साहित्यिक स्रोतों में बांटा गया है। राजस्थान के इतिहास जानने के स्रोतों का वर्गीकरण: एक तो पुरातात्विक स्रोत होता है, एक साहित्यिक स्रोत होता है। पुरातात्विक स्रोत प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान व घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहायता मिलती है, जैसे अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृति या उत्खनन से प्राप्त सामग्री। अभिलेख वे होते हैं जो किसी भी प्राचीन शिलालेखों पे, पाषाण शिलाओं पे, गुफाओं पे, स्तंभों, खंभों, पाषाण, इन सभी पर क्या होते हैं? उत्कीर्ण होते हैं, खुदे हुए होते हैं। और मुद्रा होती है, मुद्रा जैसे सिक्के, सिक्कों से किसी भी राज्य की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है। उस पर मुद्रित अनेक चिन्हों के माध्यम से उस पर जो भाषा होती है, उस पर लिपि होती है, उस पर जो चित्र होते हैं उनके माध्यम से हमें उस क्षेत्र के स्थिति के बारे में पता चलता है। स्मारक होते हैं, स्मारकों में विभिन्न प्रकार के किले आते हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ का किला हुआ, कुंभलगढ़ हुआ, मेहरानगढ़ हुआ, आमेर हुआ, गागरों किला हुआ। इन किलों के बारे में हमें इस क्षेत्र के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। कलाकृति है, जैसे किसी भी क्षेत्र में वहाँ पर मिट्टी के बर्तन मिले तो उस पर जो कलाकृतियाँ बनी हुई है, वहाँ पर और भी कोई पाषाण उपकरण है उनके ऊपर जो कलाकृति बनी हुई है, उनसे हमें उस क्षेत्र के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेख ये हमें शिलालेखों, पाषाण शिलाओं, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति, प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण मिलते हैं। अभिलेख क्या होता है? अभिलेख वो होते हैं हमें किसी भी प्रकार के पाषाण होते हैं, उपकरण, शिला होती है, गुफा होती है, गुफाओं की दीवार, मूर्ति, प्रतिमाओं, भवनों, स्तंभों, स्तूप, तालाबों में, मठों पर ये उत्कीर्ण मिलते हैं, जिससे हम उस स्थान के बारे में जानकारी मिलती है कि उस स्थान का उद्भव कैसे हुआ, उस स्थान का विकास कैसे हुआ, उस स्थान के बारे में, उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में पता चलता है, उसकी सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में पता चलता है, उसकी आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र की उसकी जानकारी मिलती है। और प्रशंसा में लिखे गए अभिलेखों को प्रशस्ति कहा जाता है। जैसे किसी राजा के बारे में उसने बहुत अच्छे काम किए, उसने प्रजा के बारे में अपनी प्रजा के बारे में सोचा, अपनी प्रजा के उत्थान के बारे में सोचा, तो उसने जो अच्छे अच्छे काम किए तो उनके बारे में उसकी प्रशंसा में जो लेख लिखे गए हैं ना, उसे ही प्रशस्ति कहा जाता है। अभिलेख गद्य व पद्य दोनों शैलियों में मिलते हैं। अभिलेखों का वर्णन गद्य व पद्य दोनों शैलियों में मिलता है। ये लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखने लायक है, क्योंकि आजकल के जो एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं वो ऐसे ही पूछे जाते हैं, 3-4 कथन दिए होते हैं और पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि अभिलेख क्या होते हैं, अभिलेखों की जो पद्य शैली, गद्य और पद्य दोनों शैलियों में मिलते हैं। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेखों को प्रशस्ति कहा जाता है। फिर बाद में आपसे इनसे मिलान करवाया जाता है कि ए सही, बी सही, इस तरह के। तो आपको किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ने हो
तो उसके बारे में सामान्य जानकारी पता होनी चाहिए। अभिलेखों में राजस्थान में बहुत सारे अभिलेख प्रचलित है। गटियाला अभिलेख प्रचलित है, बिजोलिया का अभिलेख है, चीरवा का अभिलेख है। इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। गटियाला शिलालेख में क्या होता है, प्रतिहारों की जानकारी होती है। प्रतिहारों का जो शासन था वो मंडोर का क्षेत्र था, जोधपुर वाला क्षेत्र मंडोर का क्षेत्र था। वहाँ पर कुछ गुर्जर प्रतिहारों का शासन था 7वीं शताब्दी के से पहले। बिजोलिया अभिलेख में चौहानों के इतिहास की जानकारी मिलती है। चीरवा के शिलालेख में रावल संवल सिंह के युग की जानकारी मिलती है। स्मारक, इसके बाद आते हैं हम स्मारक पर। स्मारक क्या होते हैं? स्मारक होते हैं विभिन्न, राजस्थान में जो विभिन्न किले होते हैं उन किलों के अंदर स्मारक निर्मित किए गए, जिनसे उस क्षेत्र के बारे में जो कोई अगर महत्वपूर्ण जानकारी होती है वो स्मारकों के ऊपर अंकित की जाती है, जिससे उस क्षेत्र के बारे में हमें पता चलता है। जैसे कि किसी भी आप किले के अंदर चल जाए, चित्तौड़गढ़ का हुआ, मेहरानगढ़ हुआ, गागरोन हुआ, जयगढ़ हुआ, जयपुर का नाहरगढ़ हुआ, तो इसमें क्या इन किलों के अंदर स्मारक बनाए गए। तो इसमें उस क्षेत्र विशेष की वहाँ पर कुछ एक विशेषताएं होती है, तो वो स्मारकों पे अंकित कर दी जाती है कि इसका निर्माण कब हुआ, इसका निर्माण किस राजा ने कराया, इसका विकास कब हुआ, इसका पुनर्निर्माण कब हुआ, इसका उद्धार कब हुआ, इसमें की क्या क्या विशेषता है। तो ये सारी चीज़ें हमें स्मारकों से ज्ञात होती है। स्मारक, राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में प्रमुख दुर्ग है। इनमें चित्तौड़गढ़, जालोर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ प्रमुख है। इनसे हमें तत्कालीन स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना, समृद्धि का ज्ञान होता है। मुद्राएं का मतलब होता है सिक्के। तो सिक्कों से हमें उस क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि उस क्षेत्र के बारे में उसकी जानकारी कैसी है। कि वहाँ का मुद्राएं, सिक्के राज्य व शासक की शक्ति के सूचक हैं। जो मुद्राएं होती है, मुद्राओं में जो भाषा, लिपि, जो उत्कीर्ण कुछ कलाकृति होती है, उनसे हमें ये पता चलता है कि उसके शासक, उसके राजकुमार, उसके रानियों के बारे में पता चलता है। बर्तन व कलाकृति है। बर्तन जैसे कि राजस्थान के अगर इतिहास में देखा जाए तो यहाँ पर इस सभ्यताओं का भी विकास हुआ है। कालीबंगा हुई, अहाड़ हुआ, गणेश्वर, बैराठ। तो इन सभ्यताओं में क्या हमें उत्खनन से पता चला है, खुदाई करने से, कि यहाँ पर बर्तन और विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ पाई गई है। तो हम उन बर्तनों और कलाकृतियों के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि इस क्षेत्र का विकास ऐसे हुआ होगा, इस क्षेत्र के बारे में यहाँ पर ऐसी नगर नियोजन होगा, ऐसी यहाँ पर सिंचाई व्यवस्था थी, ऐसी यहाँ पर कृषि थी, ऐसी ये नगरीय व्यवस्था थी, ये शासन व्यवस्था थी। तो ये सभी हमें वहाँ की कलाकृतियाँ और बर्तन, उनके बारे में पता चलता है। कलाकृति और बर्तन, कलाकारी में बर्तनों पर चित्रण, खम्भों पर खुदाई, किवाड़ों पर गवाक्ष कहते हैं जो खिड़की होती है ना, उनमें बाहर का दृश्य देखने के लिए वो बनाई जाती है। उसे गवाक्ष, गोखड़ों की कारीगरी देखने को मिलती है। गणेश्वर सभ्यता, अभी मैंने पढ़ा था कि राजस्थान में विभिन्न प्रकार की सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर में है, कालीबंगा कहाँ है, हनुमानगढ़ में, जोधपुर और जयपुर में, नौ भरतपुर में। कालीबंगा नीम का थाना की ताम्र संस्कृति के अवशेष जोधपुर, जयपुर में नौ भरतपुर से प्राप्त काले वे लाल मृतबान, आहड़ से प्राप्त प्रस्तर फलक आदि में कला कौशल देखा जा सकता है। गणेश्वर को जो हम मुख्य रूप से जानते हैं तो वो ताम्र संस्कृति के लिए ही जाना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि गणेश्वर जो सभ्यता है वहाँ से हमें 99% तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो गणेश्वर को ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। यहाँ से हमें ताम्र संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। जोधपुर और जयपुर जो कि सावी नदी के तट पर है, और नोहो भरतपुर से प्राप्त यहाँ से हमें काले और लाल रंग के मृतबान का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, ये मिले हैं। आहड़ ये उदयपुर में स्थित है सभ्यता, यहाँ से हमें
प्रस्तर फलक मतलब जो पत्थर की जो आकृति होती है ना, वो यहाँ पर हमें मिले हैं। ताम्रपत्र, ताम्रपत्र किसे कहते हैं? जो तांबे के छोटे बड़े पत्र होते हैं ना, उन्हें ताम्रपत्र कहते हैं। यहाँ पर किसी भी जो राजा ने अपने शासन कार्य के में जो काम करे है, अपने शासन काल में जितने प्रकार की उसकी उपलब्धियाँ है, उसने निर्माण कार्य करा है, उनके बारे में विवरण लिखा होता है। दान पुण्य से संबंधित होने के कारण इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। जैसे कि राजा है, राजा ने कुछ भूमि किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी उद्धार मतलब किसी भी चीज़ के लिए दान दी थी, तो उसे दान दे दी, तो उसे ही हम फिर दान पत्र कहते हैं। फिर उस दान पत्र में उस क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, बताया जाता है कि इसका निर्माण इस तरह हुआ। दूसरा स्रोत आता है साहित्यिक स्रोत। हमने पढ़ा था कि इतिहास के जानने के दो ही स्रोत है, एक तो पुरातात्विक स्रोत और ये दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हम पढ़ चुके हैं अभिलेखों, मुद्राओं, स्मारक, बर्तन व कलाकृतियों के बारे में। अब आते हैं हम साहित्यिक स्रोत पर। साहित्यिक स्रोत का मतलब होता है इतिहास, जो ऐसा साहित्य जो हमें इतिहास को जानने में सहायता करता है, वही साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत है। साहित्य अनेक भाषाओं में भी लिखा गया है, संस्कृत में, हिंदी में, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा गया है। ये साहित्य में प्रचुर मात्रा में यहाँ पर प्राप्त होता है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयनकृत पृथ्वीराज विजय में से चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। जो जयानक नाम का एक विद्वान हुआ था, उसने पृथ्वीराज विजय नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ की रचना उसने 12वीं शताब्दी में की। इसमें चौहानों की उपलब्धियों के बारे में पता चलता है कि चौहानों ने कब, कौन से समय में किस किस नगर का निर्माण कराया, कौन से किलों की स्थापना करी, कौन कौन से युद्ध लड़े, इनसे हमारे भारतीय इससे हमारी जो सामाजिक व्यवस्था कितनी मजबूत हो, इस सभी का वर्णन मिलता है। नैनचंद सूरी के हमीर महाकाव्य में चौहानों के इतिहास के साथ साथ उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की भी जानकारी मिलती है। नैनचंद सूरी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? हमीर महाकाव्य। ये भी किससे संबंधित है? चौहानों के इतिहास से। फारसी, उर्दू, तवारीखों का मतलब होता है, इस शब्द का मतलब होता है ऐतिहासिक ग्रंथ। इससे हमें राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास से समझने में मदद मिलती है। तो इसका मतलब जो राजस्थान का जो मध्यकालीन इतिहास लिखा गया, फारसी और उर्दू इतिहास ग्रंथों का भी वर्णन है, के बारे में भी उसमें मिलता है, पता चलता है। जो फारसी और अगर उर्दू साहित्य के बारे में पता जाए तो ये सिर्फ राजस्थान की मध्यकालीन व्यवस्था को ही बताते हैं। अब अनेक विद्वान हैं जिन्होंने अपने अलग अलग ग्रंथ लिखे, और ये ग्रंथों के बारे में हमें पता होना चाहिए, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। जेम्स टोड ने लिखा एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, पश्चिमी भारत की यात्रा। इस ग्रंथ के बारे में हम राजस्थान के जो परिचय वाला टॉपिक है उसमें पढ़ते भी कि इस ग्रंथ की जो रचना है वो 1829 ईस्वी में की गई थी। सूर्यमल मिश्रण, वंश भास्कर, ये बूंदी के कवि है। श्यामल दास ने लिखी वीर विनोद। श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि भी दी गई है। विश्वेश्वर नाथ रेव इन्होंने लिखा है मारवाड़ राज्य का इतिहास, और गौरी शंकर हीराचंद ओझा इन्होंने लिखा है उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का इतिहास। दोस्तों, आज हमने कक्षा 6 का तीसरा टॉपिक इतिहास जानने के स्रोत को कंप्लीट किया है। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगे अपना कमेंट ज़रूर करना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।